ठीक ठीक। अब जनाब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अब यहाँ कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो कि देखनी पड़ेंगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब देखना पड़ेगा। 12 देखते हैं जरा कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक चेन है, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ऐसी कार्बन की चेन जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, और साथ में इनके कीटोन ग्रुप भी होता है और एल्डिहाइड भी होता है। ठीक है, जैसे कि ये नजर आ रहा है आपको, जिसमें ये ग्रुप कैसे कौन सा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है ना, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और यही कार्बोनाइल कार्बन अगर दो कार्बन के बीच में आ जाए तो ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपली द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह के एक लिंक से, और इस लिंक को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स से ही मिलकर स्टार्च और बड़े बड़े मैक्रोमोलेक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। भाई टेस्ट की बेसिस पर दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक वो जिनका टेस्ट मीठा होता है, और एक वो जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। ठीक है जी, जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, डेफिनेटली फ्रक्टोज वन ऑफ द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और ये फ्रूट्स में से मिलती है। सक्रोज वो कार्बोहाइड्रेट जो हम चीनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं। जबकि नॉन शुगर्स में क्या क्या है? स्टार्च है, यानी वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे शुगर मॉइटीज आपस में जुड़े हुए हैं। सेल्यूलोज, ये भी जैसे वीट है, और राइस है, ये सारे नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, अब ये तो हो गया टेस्ट बेस। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड। ठीक है जी, तो एक है जी वो शुगर्स जिसमें जिनको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, और एक कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? ये वो शुगर्स होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, और जो कि टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस हो जाता है। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किसे कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद नहीं होता। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? देखें, ये स्ट्रक्चर में आपको ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, ये फ्री स्टेट में नजर आ रहा है। अब यही स्ट्रक्चर जब पैक हो जाता है या क्लोज हो जाता है, तो अब यही फ्री स्टेट में नहीं है, बल्कि कंबाइंड फॉर्म में है। तो ये कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो ये फंक्शन बेस्ड या प्रॉपर्टीज बेस्ड शुगर्स है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो तीन तरह के बनेंगे। अब जैसे जो डेफिनेशन मोनोमर्स की है वो मोनोसैकेराइड्स की भी है, कि भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें आप फर्दर सिंप्लीफाई ना कर पाए, उन्हें हम कहेंगे
यार भूख लग रही थी यार। 12, सॉरी भाई। तो मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कौन से? वो जो के मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके। ठीक है, अब देखिए मिसाल के तौर पे वो कार्बोहाइड्रेट्स में 3, 4, 5 और 6 कार्बन होते हैं, वो मोनोसेक्राइड्स के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। जैसे ट्रायोज है, ट्रायोज यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें तीन तीन कार्बन होंगे और वो कार्बोहाइड्रेट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अच्छा ओज क्या है? ओज क्या है जी? ओज बायोकेमिकल कंपाउंड को बोलते हैं ना, बायोकेमिकल कंपाउंड को बोलते हैं। सॉरी मेरी आवाज शायद ऊपर नीचे हो, मैं नाश्ता भी कर रहा हूँ। खैर, ओलिगोसैकराइड्स कौन से होंगे? जिसमें जाहिर सी बात है कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जो ब्रेक होके, अच्छा आपकी किताब कहती है कि 8 से 10 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट होते हैं इसमें से। पॉलीसेक्राइड्स क्या होंगे? पॉलीसेक्राइड्स, पॉली मींस बहुत सारे, यानी वो लॉन्ग चेन जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाए हुए होते हैं, जैसे कि स्टार्च होता है। ठीक है, अब देखें ये मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा आपसे कि मजीद ब्रेक नहीं हो सकते, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, इसी हिसाब से इसका नाम रख दिया एल्डोज और इसका नाम रख दिया कीटोज। अब देखें जरा कार्बन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन्स को क्या बोलते हैं? पेंट। लिहाजा आप इस कंपाउंड को एल्डोपेंटोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एल्डो इंडिकेट करेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, पेंट इंडिकेट करेगा कि 5 कार्बन हैं, ओज इंडिकेट करेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ये क्या कहला सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कीटो हेक्सोज। ठीक है, कीटो हेक्सोज, ये बात। अब यहाँ सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि इंशाल्लाह जब आप पहुंच जाएंगे एमबीबीएस में, बीडीएस में या किसी साइंस रिलेटेड फील्ड में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें और भी कई डिटेल्स हैं। ठीक है ना, और भी कई डिटेल्स, लेकिन बहरहाल फिलहाल सिर्फ वो जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त, हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मैंने पहले की आपसे कि भाई कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो डेफिनेटली एल्डिहाइडिक ग्रुप भी रख सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी रख सकता है, डिपेंड करेगा कि कार्बन्स कितने हैं। ठीक है ना, कार्बन्स की तादाद वेरी करेगी। अब जैसे ये एग्जांपल है जिसमें ये ट्राई, क्योंकि 3 कार्बन्स है, ओज कार्बोहाइड्रेट है। अब इसके कमर्शियल नेम्स अलग हैं, कमर्शियल नेम्स अलग हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था ना आपको, एल्डो ट्रायोस शुगर, ऐसे ही अगर 5 कार्बन हुए तो एल्डो पेंटोज, 6 कार्बन हुए तो एल्डो हेक्सोज। ठीक है, और इसी हिसाब से ये 6 कार्बन की चेन हेक्सोज, और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोज, और दोनों को मिला के लिख दें तो कीटो हेक्सोज। ठीक है, आई होप कि बातें बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं, समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये वो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स
जो कि आपकी डेली डाइट में शामिल होते हैं, ठीक है ना, ये डेली डाइट में शामिल होते हैं। चलिए, अब क्या इनका स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है। बात यह है बेटे कि अगर आप ये पिक कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बन्स कितने हैं, तो आप आराम से नाम खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो शर्त यह है कि आपको पता हो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। अब जैसे ये ग्लूकोज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, अब सिर्फ ग्लूकोज की डिटेल आपको मिल रही है इसमें कि भाई ये एल्डोहेक्सिल शुगर है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। बाकी इसके जो भी जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात किस तरह के आते हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ होगा और आपसे पूछ लेंगे कि भाई इसका केमिकल नेम क्या हो सकता है, एल्डिहाइडिक होगा, कीटोन होगा, तो कीटोज होगा या एल्डोज होगा। इस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स, ये एमसीक्यू आता है, 2 बार आया है पिछले 15 सालों में। एक बार 2009 में आया है केएमडीसी के टेस्ट में, और एक बार 2013 में आया है शायद, या 12 में आया है, 12, कि भाई स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है। कीटोहेक्सोज होती है, जिसे फ्रक्टोज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बड़ी अहम बात, ठीक है। अब देखिए बड़ा माइनर सा फर्क है दोनों के स्ट्रक्चर्स में। होता क्या है कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर OH राइट साइड पे लगा हुआ तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी, जैसे आप ग्लाइकोज डी बोलते हैं ना, तो वो डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। जबकि वही OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। जितने डी कंपाउंड्स होते हैं दे आर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स, ये बॉडी में डिकम्पोज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जितने लीवो रोटेटरी यानी एल कंपाउंड्स होते हैं ये डिकम्पोज होकर एनर्जी जनरेट नहीं करते, दे कन्वर्ट इनटू फैट्स, ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके एक और बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर कि ये पायरानोज और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं। देखिए ये जो रिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये रिंग स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, पायरानोज होते हैं वो स्ट्रक्चर्स जो एल्डोजिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा हुआ है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा हुआ है, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाएगा पायरानोज स्ट्रक्चर। और जितने कीटोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि इस स्लाइड में भी नजर आ रहा है, देखें जरा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हुआ क्या इसमें, हुआ ये कि ये पहला कार्बन यानी ये वाला, और ये 5वां कार्बन यानी ये वाला, इन्होंने क्या किया, यहां से H और यहां से OH, ये रिमूव हो गया, H2O बनकर निकल गए, और ये इस ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ कनेक्ट हो गया। ये इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बजाय सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा, एक कार्बन, कार्बन एक तरफ से इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो OH है
ये यहाँ से निकल गया और ये यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक और बात इसमें नोट करें कि यहाँ अब जैसे सेकंड कार्बन पे राइट साइड पे क्या लगा हुआ है, OH, लेफ्ट साइड पे क्या लगा हुआ है, H। तो देखें इस लाइन पर OH कहाँ प्लेस किया हुआ है हमने, रिंग के नीचे, और H कहाँ प्लेस किया हुआ है, रिंग के ऊपर। ठीक, कार्बन 3 पे देखिए राइट साइड पे H है, लेफ्ट साइड पे OH है। ये देखिए राइट साइड वाले सारे बॉटम में जा रहे हैं और लेफ्ट साइड वाले सारे टॉप पे आ रहे हैं। फोर्थ कार्बन पे भी देखिए ये राइट साइड पे है, ये राइट साइड पे नीचे चला गया, लेफ्ट साइड पे H है, ये बॉटम टॉप पे आ गया। ठीक है, तो ये टॉप और बॉटम जो है ये इस तरह से डिस्कशन में आता है। ठीक, और इसी ज्योमेट्री में एक और बात नोटिसेबल है कि अगर OH पहले कार्बन पे बॉटम पे लगा हुआ है, पहले कार्बन पे OH अगर बॉटम पे लगा हुआ है, बॉटम पे कौन जा रहा है, राइट हैंड साइड वाला, यानी अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में OH राइट साइड पे मौजूद है तो वो अल्फा शुगर कहलाती है, और वही OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया यानी कि टॉप पे आ गया तो अब वही ग्लूकोज या वही शुगर बीटा शुगर कहलाती है। लेकिन यही लिखा हुआ है, ग्लूकोज फॉर्म्स एन इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल as the carbon 1 aldehyde and carbon 5 OH react to form a 6-member pyranose ring। और वो 6 मेंबर में एक मेंबर कौन है, ऑक्सीजन। ठीक, तो अगर कार्बन 1 पर ये फंक्शनल ग्रुप्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, यानी टू क्लोज चेन स्ट्रक्चर, दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट अगर हो जाए तो ऐसे म्यूटेशन कहते हैं ना, म्यूटेशन, कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है उसमें म्यूटेशन हो गई, यानी उसके एंजाइम्स में चेंजेस आ गई और जनाब वो अपनी प्रॉपर्टीज उसने चेंज कर दी, तो हम कहते हैं म्यूटेशन। जैसे होते हैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, तो म्यूटेंट म्यूटेशन क्या थी उनमें, उनमें म्यूटेशन ही थी, उनकी जीन्स में चेंज आ गया था। तो यहाँ भी ये दोनों ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, यानी एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग है जितने अल्फा कार्बन है, अल्फा कंपाउंड सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग है और बीटा कंपाउंड सारे डिटोरिएटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये एनर्जी जनरेट नहीं करते। ठीक है, और ये उसी साइक्लाइजेशन का एक छोटा सा प्रोसेस। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से स्प्लिटिंग हुई, ठीक है, स्प्लिटिंग हुई और स्प्लिटिंग होने के बाद कार्बन 1 और कार्बन 5, ठीक है ना, कार्बन 1 ये रहा और कार्बन 5 ये रहा। ठीक, इनके H और OH ये यहाँ करीब आ गए और करीब आने के बाद ये दोनों H और OH ये रिमूव हो गए और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बना लेता है। ठीक है, अच्छा समझ में आई। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, बहरहाल इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको साइक्लाइजेशन करके दिखानी पड़े, आपको मालूम होना चाहिए कि पायरानोज क्या है और फ्यूरानोज क्या है। Pyranose is the cyclic structure of aldoses and furanose is the cyclic structure of ketoses। जैसे ये फ्रक्टोज है, देख रहे हैं ना, फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, इज आल्सो कॉल्ड लेब्यूलोज, नाम है इसका क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट टर्न कराता है। ठीक, ये क्या चीज होती है ये अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। It may be represented by open and ring structures। ठीक है, इस तरह ओपन स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ आ सकता है और उसी स्ट्रक्चर को अगर आप क्लोज कर दें तो इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है ना, फ्रक्टोफ्यूरानोस बताया था ना आपको कि भाई
जी फैसल, बस ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, फिर न्यू मीटिंग ज्वाइन करते हैं। ये आगे हुई ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको समझ लें जरा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फैसल, नए नए मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर न्यू मीटिंग में आते हैं, फिर देखते हैं।